अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज़ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। प्रोग्राम आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। आज का प्रोग्राम इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है क्योंकि आज का प्रोग्राम जो मैं करने जा रही हूँ स्पेशल टॉपिक पर है। स्पेशल टॉपिक काइंड ऑफ आपकी एजुकेशन के हवाले से, एजुकेशन में जो है वो एजुकेशन के लेवल पे कुछ चेंजिंग के हवाले से, और साथ ही कुछ आज जो है वो एक और हम आपको अच्छी बात बताने लगे हैं जो थोड़े दिन पहले जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ कि जो पहले गवर्नमेंट लेवल पे एक फ़नी तालीम दी जाती थी जिसमें जो है वो डिज़ाइनर्स बनाए जाते थे और उसमें जो है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है वो पढ़ाई जाती थी बुक्स, और फिर वो स्पेशल एक इम्प्लीमेंट होता था। लेकिन अब फ़नी तालीम जो है वो मैट्रिक की सनद के साथ जो है वो आपको उसमें मैट्रिक की सनद मिलेगी और ये प्राइवेट लेवल पर भी जो है वो ऑन कर दी गई है चीज़। अब इसमें और मज़ीद क्या तफसीलात हैं इस पर प्रोग्राम में आगे जो है वो चल के बात करेंगे। साथ ही 12 साल के बच्चों तक और उससे ज़्यादा बड़े बच्चों तक जो है वो वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। ये वैक्सीनेशन का अमल जो है वो कुछ स्कूलों में बच्चों के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स भी आई हमें, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आई। तो क्या वैक्सीनेशन का अमल वालिदैन को खुद करवाना चाहिए, और 12 साल से ज़ायद उम्र के जो बच्चे हैं या 12 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो पाकिस्तान में कितनी कामयाबी से चल रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। इन दोनों ख़ास और अहम टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमने यहाँ पर दावत दी है। माहिर तालीम हमारे साथ हैं जिनको मुख्तलिफ चैनल्स पे आप सुनते रहते हैं। उनकी वैसे तो आप काफ़ी चीज़ें सामने आती रहती हैं, लेकिन इन दो टॉपिक्स पर पिछले दिनों बहुत अहम चीज़ें जो हैं वो उन्होंने शामिल की हैं। वो क्या है आज बात करते हैं। रज़ाउर रहमान साहब हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ नबिया, बहुत शुक्रिया। जी रज़ाउर रहमान साहब, पहले मुझे ये बताइएगा कि मैंने काफ़ी देर से मीडिया पर आपके जो है वो कुछ टिकर्स भी मैंने जो है वो देखे कि आपने वैक्सीनेशन के अमल जो 12 साल या 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों के लिए जो है वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू किया गया, इसकी हिमायत तो की है, लेकिन आपका मौक़िफ़ ये भी सामने आया कि वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो स्कूलों के बजाय जो है वालिदैन को ख़ुद से भी करवाना चाहिए और ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस हवाले से ज़रा हम बात करते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं, उसके बाद फिर मैं दूसरी फ़नी तालीम की तरफ आती हूँ। जी बिल्कुल मैम, ये वैक्सीनेशन देखें बच्चों के लिए बहुत अच्छा अमल है और बिल्कुल हमें गवर्नमेंट की भी इस बात को ओबे करना चाहिए और बच्चों को वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। इस वबा से महफूज रहने का वाहिद हल ये वैक्सीनेशन ही है। राइट। और वालिदैन को भी इसमें कोऑपरेट करना चाहिए, टीचर्स को भी करना चाहिए और बच्चों को मोटिवेट भी करना चाहिए और पेरेंट्स को भी मोटिवेट करना चाहिए कि ये वैक्सीनेशन लगवाएं। लेकिन इसमें सिर्फ ये हमारी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से ये थी कि आप बराए करम बच्चों की जो वैक्सीनेशन है इसको स्कूल के एंड पे या स्कूल के ज़रिए ना करवाइए। इससे 2-3 प्रॉब्लम्स आएंगी। एक तो देखें बच्चे पहले ही पिछले 2 साल से जब से वो स्कूल से बाहर हैं, अब जब उन्हें स्कूल दोबारा आना पड़ता है तो वो बहुत सारे हीले बहाने करते हैं। और उनकी कोशिश है कि हम स्कूल किसी तरीके से ना जाएं या छुट्टी कर लें, और अगर फ़र्ज़ करें एक और काम हम स्कूल में यानी इंजेक्शन लगाने का कहें तो वो वैसे ही घबराएंगे, थोड़ा सा और डरेंगे। और कुछ वाक़यात भी पेरेंट्स ने ऐसे सुन ली हैं। अच्छा, बिहाड़ी में एक वाक़या पेश आया तालिब इल्म के साथ और वो मतलब इंतहाई दर्दनाक वाक़या है। तो इसके बाद जो है वो ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो स्कूल में शुरू कर दिया गया है, तो आप क्या समझते हैं कि ये बच्चों के लिए वो आप वाली बात की एक तो डर और खौफ की भी जो है वो कैफियत होगी, लेकिन जाहिर है कि वैक्सीनेशन तो करवानी ज़रूरी है, बट इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, आपने बिहाड़ी की मिसाल बिल्कुल ठीक दी, परफेक्ट बिल्कुल एग्जांपल है ये। और बिहाड़ी वाले वाक़े के बाद टीचर भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, पेरेंट्स भी और बच्चे भी। तो सिर्फ इसमें गुजारिश गवर्नमेंट से ये थी कि देखेंगे एक मुकम्मल ट्रीटमेंट है, पूरा एक प्रोसेस है इसका मेडिकल का, ख़ास करके वैक्सीनेशन का, जिसको बाद में कोई कम से कम 2 घंटे मॉनिटरिंग करनी चाहिए। हाँ। बच्चे को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। तो स्कूल उसके लिए मुनासिब जगह नहीं है। खुदा ना खास्ता कि अगर किसी बच्चे को इमरजेंसी हो जाती है तो फौरी तौर पे वहाँ उसे ट्रीटमेंट देने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। सेंटर्स बनाए गए वैक्सीनेशन बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, तो फिर बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन सेंटर्स होने चाहिए जहाँ से वो इजीली जाकर जो है वो 12 साल से जो ज़ायद उम्र के बच्चे हैं उनको ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करवाया जाए। क्योंकि स्कूल में आपकी बिल्कुल सही बात है कि एक बच्चा जो ऑलरेडी डर और खौफ ही बहुत ज़्यादा हो जाता है कि उस टाइम बंदा अपनी जो है वो हाथ पाँव छोड़ देता है, और बच्चे तो फिर मासूम होते हैं, चाहे वो 12 साल के हों चाहे वो 18 साल के हों, बच्चे तो बच्चे ही हैं। तो फिर इस प्रोसेस को अब रोका गया है या ये चल रहा है, क्या कहाँ तक पहुँचा है? जी आपने नबिया बिल्कुल ठीक फरमाया, और जो आपका पॉइंट है मैं इसी को आगे रेज़ करूँगा कि ये बच्चों के लिए एक मुश्किल काम है और मैं समझता हूँ कि इसको हॉस्पिटल के लेवल पे या वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर होना चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट से गुजारिश की गई है, हमारे एंड से NCOC के एंड पे भी हमने गुजारिश की है, हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट इस्लामाबाद में है,
उनके डीन को मैंने खुद रिक्वेस्ट की है कि आप इसके ऊपर नज़र-ए-सानी फरमाएं और बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर मुकर्रर करें और जहां वो डॉक्टर्स के अंडर ऑब्जर्वेशन ये सारा प्रोसेस करवाएं। तो हमें बहुत उम्मीद है कि उन्होंने पहले भी ताउन किया है और अब भी कोई ताउन करेंगे और बच्चों का जो स्कूल के साथ स्कूल में वैक्सीनेशन वाला मामला है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अब बच्चों की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें ना। एक तो वो पहले ही इतना उनको फारिग रहने की घर में आदत पड़ गई है कि वो स्कूल जाते हुए डरते हैं, स्कूल के नाम से भी खौफ आता है। फिर अगर आप वहाँ पर उनको जो है इंजेक्शन लगाने शुरू कर देंगे तो वो और भी नहीं जाएंगे कि हमने स्कूल जाना ही नहीं है, या वो कोई और हरबा इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है वो अपने आप को नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश कर सकें कि हमने नहीं जाना तो हम किसी तरीके से जो कोई बहाना बनाएं और हम बीमार हो जाएं या हमें चोट लग जाए। ये प्रोसेस देखिए, मैं एज अ माहिर नफ्सियात ये बात कर रही हूँ। और अगर यहाँ पर कोई भी बच्चा जो है वो आगे आने वाले टाइम में इस तरह का कोई प्रोसेस सामने आता है तो ये हमारे लिए और मुश्किल क्रिएट हो जाएगी। तो इसको सेंटर्स में ही तब्दील किया जाए बच्चों के लिए स्पेशल, ताकि वहाँ से वालिदैन खुद अपने बच्चों को लेके जाएं और ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन 2 घंटे जो है वो बच्चे को रखा जाए, ताकि अगर कोई मसला हो तो उसको देखभाल कर ली जाए। अच्छा, ये तो वैक्सीनेशन का प्रोसेस हो गया। अब ज़रा हम फ़नी तालीम की तरफ आते हैं कि मैट्रिक की सनद जो है फ़नी तालीम में दी जा रही है और ये प्राइवेट स्कूल्स के लिए जो है वो बड़ी खैर मकदम भी किया है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने इस चीज़ का, और आप ख़ुद भी जो है वो इसको एज एम्बेसडर जो है वो डील कर रहे हैं। तो क्या खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और आगे क्या जो है वो इसमें मामला चल रहे हैं, ज़रा हमें थोड़ी तफसीलन बता दीजिए। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें फ़नी तालीम जो है ये, अगर मैं आपको 1947 में कायद आज़म साहब का एक कॉल बताऊं तो उन्होंने बहुत इसके ऊपर ज़ोर दिया था और ये कहा था कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ से गुर्बत ख़त्म हो जाए और हम ग्रो करें तो फ़नी तालीम हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये 74 ईयर्स हो गए हैं और हम फ़नी तालीम के अभी तक डायरेक्शंस को सेट नहीं कर सके। ये वफाकी हुकूमत का बहुत अच्छा और बड़ा डिसीजन है कि बच्चों को फ़नी तालीम की तरफ लेके आया जाए और फ्रॉम द बेस लेके आया जाए। तो उसके लिए उन्होंने इस दफ़ा मैट्रिकुलेशन को जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ये फैसिलिटी दी है कि पूरे मुल्क से जहाँ भी बच्चे फ़नी तालीम हासिल करना चाहते हैं, स्किल बेस्ड स्टडीज़ करना चाहते हैं, वो स्कूल रजिस्टर्ड हो, वो फिर स्कूल में बच्चों को पूरा पढ़ाया जाए, उसकी लैब्स बने और उसके बाद फिर वो स्कूल के बच्चे जो हैं फ़नी तालीम के अंदर एग्ज़ाम्स दें और फेडरल बोर्ड उसका रिजल्ट उसको मैट्रिक के इक्विवेलेंट सनद देगा। ठीक है, तो ये बड़ा एक अच्छा काम हो गया है। इसमें मैं एक और बात यहाँ पे गौर आपके गौर में लेके आना चाहता हूँ कि देखें, मैट्रिक में तकरीबन 3 मिलियन बच्चे हर साल एग्ज़ाम देते हैं मैट्रिक का, और उसमें से तकरीबन 7 से 8 लाख बच्चे ऐसे हैं जो डिफरेंट कॉलेजेस में या डिफरेंट लाइन्स में चले जाते हैं और तकरीबन 22 लाख बच्चे, 21 लाख, 20 लाख बच्चे जो हैं वो कुछ भी नहीं कर पाते और आखिरकार क्या होता है, वो फारिग बैठते हैं या टाइम ज़ाया करते हैं या वो चाइल्ड लेबर में चले जाते हैं या वो काम सीखने में चले जाते हैं या वो बिल्कुल अपना वक्त ज़ाया करते हैं। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा आगे जाके जो है प्रोटेक्शन मिलने वाली है। जब बच्चों को शुरू से ये तालीम दी गई होगी कि आपने 2 साल जब आप ये काम मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास एक स्किल आ जाएगी, और इस स्किल सिर्फ ये स्किल नहीं आएगी, स्किल के अंदर बहुत सारी चीज़ें नई इसके अंदर इनकैलकुलेट कराई गई हैं। जैसे कि उनसे गुजारिश की गई है कि हम ये चाहते हैं कि इन फ़नी तालीम को बच्चों की एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जोड़ा जाए। अच्छा। और इसके साथ साथ बच्चों को ई कॉमर्स भी सिखाई जाए। और ई कॉमर्स के साथ साथ बच्चों को डिजिटल मीडिया भी सिखाया जाए। तो ये जब सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी और बच्चे ये सब चीज़ें सीख के आएंगे तो इंशाल्लाह ये बच्चे मैट्रिक करने के फौरी बाद एंटरप्रेन्योर बन सकेंगे और अपनी इनकम को बिजनेस बेस कर सकेंगे। और अगर ये काम करने में हमारी हुकूमत कामयाब हो जाती है, प्राइवेट स्कूल कामयाब हो जाते हैं, मैं कुछ कर पाता हूँ, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि बच्चा जो है तो बहुत सारे ऐसे न्यू प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं बच्चों के लिए तालीम के हवाले से कि जहाँ पर इतना एजुकेशन का नुकसान हो गया है, जहाँ पे इतना प्रोसेस जो है वो अजीब सा हो गया कि कोविड आ गया, कोविड की वजह से सारे बच्चे जो है वो स्कूल बंद हो गए, बच्चे घर बैठ गए। अब बच्चों का एक दोबारा से माइंड डेवलप करना और उनको किसी और एक्टिविटी के साथ भी इन्वॉल्व करना ये बहुत ज़रूरी था। तो मैं समझती हूँ कि ये हुकूमत का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और फ़नी तालीम जो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल तक जो है वो लाजिम थी या फिर स्पेसिफिकल जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ तक थी, अब ये सब जगह पर होगी कि बच्चा जो है वो जब मैट्रिक के बाद निकलेगा तो वो तालीमी याफ्ता के साथ साथ हुनर याफ्ता भी होगा और उसके पास हुनर भी होगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर हमारे पास हुनर नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो जॉब्स नहीं है। हर बंदा अगर पढ़ लिख कर जो है वो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पायलट बन जाएगा तो फिर बाकी सारे लोग जो है वो क्या बनेंगे। आप देख लेना हमारे घरों में एक ही चीज़ जो है वो सामने आती है, बच्चा कहता है या तो मैंने डॉक्टर बनना है, या मैंने पायलट बनना है, या मैंने इंजीनियर बनना है। इसके अलावा उन्हें 3 चीज़ों के अलावा पता ही नहीं कि लोग क्या क्या बन सकते हैं। तो आज का जो ये इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है, इसको करने का मकसद यही है, आपको बुलाने का मकसद यही है कि हम लोगों में ये आगाही
जो है वो ला सकें, बच्चों को बता सकें, स्टूडेंट्स को बता सकें कि आप जब मैट्रिक में अब जाएंगे तो आप चाहे प्राइवेट पढ़ें चाहे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें, आपको स्पेशल तौर पे अगर आप चाहते हैं कि आप एक डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ जो है वो मैट्रिक करें तो आपके पास वो सब्जेक्ट होंगे। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे। जी डॉक्टर साहब, इसमें देखें नई स्ट्रीमलाइन शुरू करवाई गई हैं। हमने प्रपोज़ किया था कि हमें पुराने सब्जेक्ट से निकलना है और मॉडर्न एरा के मुताबिक अपने बच्चों को ट्रेन करना है। ठीक है। देखें जिन जॉब्स की या जिन चीज़ों की आज ज़रूरत है, जिन स्किल्स की, हो सकता है कि 5 साल के बाद उनकी ज़रूरत ना हो या 10 साल के बाद उसकी ज़रूरत ना हो। तो हमें बिल्कुल मॉडर्न एरा के मुताबिक अपनी चीज़ों को चेंज करते रहना है। 5-10 साल बाद का सोच के आज तैयारी करनी है। जी बिल्कुल। तो हमने बिल्कुल मॉडर्न चीज़ों को इसके अंदर इनकैलकुलेट करवाने की कोशिश की है और मैं समझता हूँ कि नैफटेक ने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है कि उन्होंने हमारी सजेशंस को सुना है, हमारी रिक्वेस्ट को कंसिडर किया है और बच्चों के वसी तर मफाद में नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। मैं अब चांद एक का जिक्र करूंगा क्योंकि एक लंबी एक लाइन है, इसमें जो चीज़ें नई डाली गई हैं उसमें होटल मैनेजमेंट और टूरिज़्म भी डाला गया है जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। उसमें बच्चे जो हैं चाहें तो एक मास्टर शेफ़ भी बन सकते हैं, टूरिज़्म की एजुकेशन भी ले सकते हैं। इसी तरह ड्रेस डिज़ाइनिंग डाली गई है, फैशन डिज़ाइनिंग डाली गई है जिसमें बच्चों को एस्थेटिक भी बताया गया है, बच्चों को कपड़े बनाने के बारे में भी बताया जाएगा। इसी तरह एक और लाइन है जिसमें जो IT से कंसर्न्ड है, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और हार्डवेयर इंजीनियरिंग के मुतालिक भी बच्चों को बताया गया है। ये भी एक पूरी एक लाइन है। इसी तरह एक और लाइन है जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जो एनर्जी सेक्टर को और CPEC को जाके आगे मीट करेगी, BTEC में भी मीट करेगी और उसमें उसी में मशीन्स लर्निंग भी मौजूद हैं। ये एक ही लाइन में आती हैं। और इसके अलावा एक और लाइन है जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है और इस लाइन के अंदर आप चाहें तो प्लम्बिंग का कोर्स कर लें, आप चाहें तो इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर लें, आप चाहें तो रेजिस्ट्रेशन का। जी बहुत डिमांड है। यू आर वेरी राइट, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि इसकी बाहर बहुत डिमांड है और यहाँ से बहुत सारे हमारे प्लम्बर्स इलेक्ट्रिशियंस जो हैं वो वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत हैवी काम कर रहे हैं कि जो शायद वो पाकिस्तान में जो है वो करते हुए 100 दफ़ा सोचें, लेकिन बाहर क्योंकि उनको उतना मुआवजा दिया जाता है, उनका ध्यान किया जाता है, उनको अकोमोडेशन से लेके तमाम चीज़ों पे अकोमोडेट किया जाता है, तो वो फिर इजीली वहाँ जाने को खुशी महसूस करते हैं। और हम यहाँ पर जो है वो शायद अब ये काम शुरू कर रहे हैं जो हमें बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। वेरी राइट, आपने बहुत सही जगह पे पॉइंट आउट किया कि हमें बहुत पहले कर देना चाहिए। बिल्कुल, होना तो ऐसे ही चाहिए था, लेकिन चलें देर आए दुरुस्त है। और दुरुस्त फैसले अगर देर से भी ले लिए जाएं तो कोई बात नहीं, आने वाली नई नस्लों के लिए जो है वो बेहतर फैसले हैं। अच्छा ये बताइएगा, इससे जॉब के मौके जो है वो नए स्टूडेंट्स को किस तरह मिल सकेंगे? जैसे आप ये सब्जेक्ट्स बता रहे हैं कि इसमें IT भी है, इसमें ड्रेस डिज़ाइनिंग भी है, इसमें आप जो है वो एज अ सयाह भी जो है वो बन के क्या करना है, किस तरह इन्फॉर्मेट करना है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी है, ये काम भी कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं? और कम से कम भी अगर एक बच्चा जो है मैट्रिक करता है तो उसके बाद अगर वो आगे स्टडीज़ नहीं करता तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं? डॉक्टर साहब देखें, इसमें तो मैं समझता हूँ कि हमें बच्चों को जॉब के माइंडसेट से निकालना है और बच्चों को हमने एज आ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ देना है। हुनर में तो जाहिर बात है, आपको पता है कि और अगर बच्चे ये सारा कॉम्बिनेशन बना लें कि उनके पास हुनर भी हो और उसके बाद फिर उनको एंटरप्रेन्योरशिप भी आती हो, फिर उनको डिजिटल मार्केटिंग आती हो, फिर उनको ई-कॉमर्स आती हो, तो मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ कि बहुत जल्द ये बच्चे दूसरे उन लोगों से जिन्होंने मास्टर्स डिग्री की हुई हैं या जिन्होंने उससे भी ज़्यादा पढ़ा है उनसे ज़्यादा कमाना शुरू कर देंगे और बहुत हेल्दी वेल्दी बच्चे हो जाएंगे और इनकी बहुत डिमांड होगी। ये एक और मैं बात यहाँ पे आपको मेंशन करना चाहता हूँ कि ऑलरेडी जो हमारे पास एक स्किल सेट मौजूद है जिसकी अभी आपने पहले जिक्र किया कि हमारे यहाँ पे इतना अच्छा काम नहीं किया जाता, लेकिन जब वो लोग बाहर जाते हैं और जब उनको वहाँ अच्छी पे किया जाता है तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। इसमें मैं एक हदीस का मफहूम पेश करता हूँ जिसमें अल्लाह करीम ने ये कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला को वो लोग पसंद हैं जो अपना काम बड़ी नफासत से करते हैं। तो नफासत से काम करने का ऑर्डर तो हमें अल्लाह करीम ने दिया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें ये बात वाज़ेह है। तो हमें अपने काम को बड़ा नफीस करना है। तो ये जो आने वाली स्ट्रीम लाइन है, जब ये खुद एंटरप्रेन्योर होगी, खुद इसने जाके कस्टमर को मिलना होगा, इसका सारा बेनिफिट प्रॉफिट इसके पॉकेट में या इसकी कंपनी को मिलना होगा, तो इंशाल्लाह ये जो नफासत है, ये जो एंटरप्रेन्योर इसमें जो वर्कमैनशिप है ये बहुत इम्प्रूव करेगी। और ये जो मैं समझता हूँ कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है अगला दौर सारा इन्हीं का ही है। आगे तो बहुत बड़े सेटअप्स नहीं होंगे, आगे आने वाले दौर में छोटे छोटे सेटअप्स होंगे बच्चों के, लोगों के छोटे छोटे बिजनेसेस होंगे जो कि वो अपने आप कह लें कि एक बंदे के ऊपर मुश्तमिल होगा, 2 पे 3 पे 4 लोगों पे मुश्तमिल होंगे, छोटी कंपनीज होंगी। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़े अच्छा मौका है हमारे
हमारे बच्चों के लिए कि वो इसे अवेल करें। वालिदैन के लिए बहुत अच्छा मौका है कि आपको कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी अपने बच्चों को वहाँ ले जाने के लिए। आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, घर बैठे आप अपने पैसे कमा सकते हैं, आप जिस मर्जी जगह पर बैठकर जो है वो डिजिटल मीडिया से क्या कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक जो सेशन हमें मिल गया है और आगे डिजिटल दौर है, सारा का सारा जो है वो हमारा आईटी सेशन में तो बच्चों को बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इसमें बहुत पीछे है। लेकिन अब हम ये तवक्को रखते हैं कि आने वाले टाइम में, क्योंकि काफ़ी काम हो रहा है इसमें और आगे आने वाले टाइम में बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी दी जा रही हैं। और फिर ये मैट्रिक वाला जो ये एक सेशन हो गया ना, ये मुझे बड़ा पसंद आया। मैं आपको सही बात बताऊं, इससे ना बच्चों में एक तो काम करने की सलाहियत बढ़ेगी, दूसरे वो हुनरमंद होके निकलेंगे, तीसरे तालीमी याफ्ता होने के साथ साथ उनको ये एहसास होगा कि हमारे पास ये हुनर भी है, हम अपनी तालीम को भी और अपने हुनर को दोनों को अप्लाई कर सकते हैं, जबकि अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ डिग्री होल्डर्स दे रहे थे। तो ये एक अच्छी चीज़ जो है वो सामने आई है। तो इसमें बच्चे कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये तो मतलब ये क्या खबर है आपकी? डॉक्टर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी बात। मैं यहाँ थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि मैं अक्सर चाइना जाता रहता हूँ। मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, एजुकेशनिस्ट भी हूँ, और मैं अक्सर चाइना जाता हूँ। तो वहाँ मैं जब इस 16 साल के बच्चों से या 14-15 साल के बच्चों से मिलता हूँ, तो मैं जब उनको देखता हूँ कि उनके कंसर्न्स क्या हैं, तो उनका कंसर्न 3-4 चीज़ों के ऊपर मोहित होता है कि हमने बिजनेस करना है, ठीक, हमारी सेल्स होनी चाहिए, सही, और हमारे बैंक में पैसे आने चाहिए, ठीक। वो आपस में अगर कोई गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो वो बिल्कुल भी हमारे बच्चों की तरह ऑल फॉल या फजूल बातें नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ अपने बिजनेस की बातें कर रहे होते हैं। तो उनके वहाँ पे एक ऐसा कल्चर मौजूद है जो उनको शुरू से बिजनेस माइंडसेट देता है, सिर्फ लगाता है। आप ये देखें कि आज चाइना कहाँ खड़ा है। चाइना अगर तरक्की कर गया है तो वो अपने उन्हीं बच्चों की बेसिस पे करके गया है, उन्हीं लोगों की बेसिस पे करके गया है जो चाहते हैं कि हम बिजनेस करें। तो हमें भी अपने मुल्क को तरक्की करवानी है, और अल्लाह ताला का हमारे मुल्क पे तो इतना करम और फजल है कि हमारे पास तो नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत हैं, हमारे पास तो अल्लाह ताला ने जगह जगह हर तरह के मौसम दिए हुए हैं। हम तो आने वाला दौर तो हमारे बच्चों का है, पाकिस्तान का है। हम तो भरपूर समझते हैं कि भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को इस तरफ लेके आना चाहिए। और अगर एक दफ़ा ये प्राइवेट सेक्टर को ये काम मिल गया और हम अपना काम को अच्छे तरीके से करने में कामयाब रहे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में लोग जॉक दर जॉक स्किल ट्रेनिंग की तरफ आएंगे और इस तरह के फनी महारतें हासिल करना शुरू करेंगे। अच्छा, मैं कहती हूँ लड़कियों को भी इस तरफ आना चाहिए। लड़के ही क्यों, ज़्यादातर जो ये फ़नी तालीम है इसमें लड़के बहुत इंटरेस्ट लेते हैं ना कि हम कोई हमारे पास कोई फ़न आ जाएगा, हम कोई एक्स्ट्रा जो है हुनर आ जाएगा, लेकिन लड़कियां सिर्फ नहीं आती हैं, वो हमेशा डॉक्टर बनने की तरफ या जो है वो बस प्रोफेसर बनने की तरफ ही जो है वो जाती हैं। ये दो जो है डोमेन लड़कियों ने एक्सेप्ट की हुई हैं कि बस यही बनना है। तो ये जो तीसरी हमारे पास इतनी ऑप्शन, अब तो खैर हमारे पास ड्रेस डिज़ाइनर्स भी हैं और मेकअप आर्टिस्ट और ये सारा कुछ इस फील्ड में भी आ रही हैं ख़वातीन, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं जो पढ़ लिख जाती हैं ज़्यादा, वो अगर उनके पास कोई हुनर भी हो तो वो अपनी डिग्री को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं। इस चीज़ पे माइंड सेट करना कितना ज़रूरी है? डॉक्टर साहबा, मैं वैसे आपसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ क्योंकि बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन किया आपने। मैं यहाँ दोबारा चाइना को रेफ़र करना चाहूँगा कि चाइना में तकरीबन 90% बेटियां काम करती हैं, बिल्कुल ठीक, गर्ल्स काम करती हैं, ठीक। और पाकिस्तान की बेटियों को आगे आना पड़ेगा पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए। और ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप फ़नी तालीम हासिल करें। इसमें बहुत सारी डोमेन्स आपके लिए हैं, फैशन डिज़ाइनिंग आपके लिए है, एस्थेटिक आपके लिए है, ड्रेस डिज़ाइनिंग आपके लिए है, इसमें आईटी आपके लिए है, इसमें ई कॉमर्स आपके लिए है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ सारी चीज़ें आप उसके ऊपर कमांड कर सकते हैं। जब ख़वातीन जो है वो बिज़नेस कर रही होती हैं, अपने बिज़नेस को लेके चल रही होती है, इवन एग्रीकल्चर में हमारी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो बहुत अच्छा बिज़नेस कर रही हैं, मेरे पास यहाँ आती हैं, मैं उनके इंटरव्यू करती हूँ। स्पेशली मैं चुन के वो लोग लेकर आती हूँ, या मेरी टीम की कोशिश होती है कि हम वो लोगों को बुलाएं कि जो अपने अपने डोमेन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो लोगों से छुपे हुए हैं, जिनको लोग इतना जानते नहीं हैं, बस उनको दिन रात अपने काम की फिक्र है कि मुल्क की खिदमत में लगे हुए हैं और अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और पता नहीं क्या बात हो गई है कि हमारे बहुत पढ़े लिखे लोग जो है वो टीवी की तरफ आना जो है वो अब शुरू हुए हैं। पहले हालांकि ये काम शुरू हो जाना चाहिए था। तो मैं तो इसीलिए जो है वो चुन के ऐसे लोगों को लाजमी मेरी कोशिश होती है कि मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बने कि जो इंतहाई पढ़े लिखे हैं। और ये इंतहा जो लेवल मैं बात कर रही हूँ ना, ये इंतहाई लेवल होता है जो मेरे प्रोग्राम में जो है गेस्ट आते हैं कि उनके बात करने से, उनके तजुर्बे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए ये एक ऐसा इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है कि जिसमें हमारी कोशिश यही होती है कि आपसे उन्हें इंट्रोड्यूस ना करवाया जाए बल्कि उनकी बातों से फ़ायदा उठाया जाए। तो स्टूडेंट्स के लिए आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिज़ा
रहमान साहब ये बताइएगा कि ये सारी चीज़ें आज के स्टूडेंट में मिसिंग हैं, कैसे डाल सकते हैं हम उनमें? एक्चुअली ये मैम सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि ये टीचर में इनकैलकुलेट करनी पड़ेंगी। एज अ टीचर मुझे इन बातों को समझना पड़ेगा और मुझे मेरे साथ जितनी टीचर कम्युनिटी है उन सबको भी ये बात समझनी पड़ेगी, इसकी अहमियत को समझना पड़ेगा और उसके बाद ये बात हमें अपने बच्चों को समझानी पड़ेगी, अपने बच्चों को और उनके वालिदैन को ये बात समझानी पड़ेगी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मिल के पूरी कौम को ये काम करना पड़ेगा। और मैंने आपको शुरू में ये बात बताई कि 1947 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ये बात बड़ी क्लियर की कि हम अपनी फ़नी तालीम के बगैर इस मुल्क को तरक्की नहीं करवा सकते, हम गुर्बत की लकीर से ऊपर नहीं जा सकते। अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे गुर्बत ख़त्म हो जाए तो हमें फ़नी तालीम हासिल करनी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट हो तो हमें फ़नी तालीम देनी पड़ेगी। तो हमें अपने कायद की बात पे चलना है, हमें अपने कायद से प्यार है और प्यार का आसान तरीका ये है साबित करने का कि उनके अहकामात को मानें, उनकी पॉलिसीज़ को जो उन्होंने बनाई हैं या जो उन्होंने फरमाया है उसको फॉलो करें। तो अगर फॉलो करने का बेहतरीन मौका मिल रहा है और उसमें आपको तमाम फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तो आपको आगे आना पड़ेगा और आपको नया सोचना पड़ेगा। और ये नई सोच जो है इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको बेहतरीन ऊंचाई पे और बेहतरीन कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। स्टूडेंट्स को कम से कम आज के स्टूडेंट को ये सोचना पड़ेगा कि अब वो स्पेसिफिक जो है वो एक ही रास्ते पे नहीं चलना, आगे जो दौर आ रहा है हमने उसको बीट करना है। तो उस दौर को बीट करने के लिए आपको उस लेवल तक पहुंचने के लिए सब्जेक्ट्स भी वही चूज़ करने पड़ेंगे जिसका दौर है। वही आप वाली बात के 5-10 साल वाली तैयारी करनी पड़ेगी, ये अगले 2-3 सालों वाली तैयारी नहीं है। तो आगे जो हमने 10 साल वाली तैयारी करनी है, इसमें आपके ख्याल से कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स को आना चाहिए? देखिए, इसमें ई कॉमर्स तो एक बड़ा पॉजिटिव सब्जेक्ट है। मैं समझता हूँ कि तकरीबन पूरे पाकिस्तान भी और पूरी दुनिया में भी तमाम तरह के शोबाजात को ई कॉमर्स पे ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। सही। एक नया दौर आएगा कि हम सब कुछ ई कॉमर्स पे ले जाएंगे और हमारी शॉप्स वहाँ होंगी, हमारे बिजनेसेस वहाँ होंगे, हमारे सर्विसेज के सेक्टर्स वहाँ पे चले जाएंगे और उसके ज़रिए हम सब कुछ मैनेज करेंगे। इसके साथ साथ डिजिटल मीडिया का दौर है। डिजिटल मीडिया को सीखना, समझना और उसके ऊपर अपने आप को अपने सिस्टम के अंदर राइज करना, ये इस वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। देखें, जो लोग पुराने जाविये से सोच रहे हैं या पुराने तर्ज अमल पे चल रहे हैं, अगर वो इन नई चीज़ों को नहीं अपनाएंगे तो वो या तो ख़त्म हो जाएंगे या पीछे रह जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमारे बच्चों को नई से नई महारतें सीखनी हैं, नई से नई टेक्निक सीखनी है और वो सीखने के बाद उनको अपने बिजनेस को, अपने माइंड सेटअप को, अपने प्लान्स को, अपने आइडियाज़ को उसके मुताबिक ढालना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आने वाली चीज़ें हैं अगले 10 साल के लिए, अगर आप ई कॉमर्स को और डिजिटल मीडिया को आप अपने साथ एंगेज कर लें तो इसके साथ जितनी जुड़ी हुई चीज़ें हैं जैसे फैशन डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बहुत आगे स्कोप आने वाला है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है कि जो ग्राफिक डिज़ाइनर है उसका इस वक्त में भी बहुत डिमांड है, आगे आने वाले टाइम में भी बहुत डिमांड है। कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं जो डाटा एंट्रीज करने वाले हैं और कुछ बहुत डिज़ाइनिंग। अब ये सारी जो कपड़ों की डिज़ाइनिंग है देखिए डिजिटल हो गई है, हर चीज़ जो है वो शिफ्ट हो गई है। पहले लोग स्केचेस बनाया करते थे, हाथों से ड्रॉ किया करते थे, अब आपको जो है वो ढेरों ढेर इतना सारा कुछ मिल जाता है कि आपको उस पर क्लिक करना और फिर बार बार उसको जो है समझना, फिर उसको उस पर कैनवस पे उतारना, सब कुछ बहुत आसान हो गया। पहले तो बहुत सारी जो है वो प्रिंट कर रहे हैं, फिर कलर आ रहे हैं, फिर ये चीज़ें आ रही हैं, अब सब कुछ डिजिटल प्रिंटिंग में आ गया। तो अब ये बहुत आसानी हो गई है, लेकिन इस आसानी के साथ इस आसानी को समझना बड़ा ज़रूरी है। इतना भी आसान नहीं है, जब आप समझने बैठे तो फिर वो डिफ़िकल्टीज़ भी सामने आती हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? जी, आपने डिजिटल मीडिया की जो डिजिटल प्रिंटिंग की बात की, ये आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। मैं समझता हूँ कि ये इससे अच्छी एग्जांपल कोई और नहीं हो सकती है। आज अगर आप चाहें तो डिजिटल मीडिया के डिजिटल प्रिंटिंग के जरिए अपना एक कस्टमाइज सूट भी बना सकते हैं। जबकि अगर आप पुराने ज़माने को देखें तो अगर आपने कोई भी कपड़ा प्रिंट करना है तो वो 5000-7000 सूट से कम प्रिंट नहीं होता था। तो इतनी आसानी ये आ गई है कि आप चाहें तो अपने डिज़ाइन दे के खुद अपना कपड़ा प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि आने वाला दौर क्या चाहता है, उस दौर के मुताबिक मैंने स्किल हासिल करनी है। और जो फ़र्ज़ करें कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री काम कर रही है, उस इंडस्ट्री के बिल्कुल मुकाबले पे आप अपनी इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं। आपके लिए तो इतनी बड़ी आसानी आ गई कि एक इंडस्ट्री है जो 5000 सूट बनाती है अपनी मशीन्स के ऊपर, और आप डिजिटल प्रिंटिंग में चले जाते हैं तो आप एक सूट बना सकते हैं, अपनी मर्जी का बना सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ज़रिए बना सकते हैं, इसकी डिज़ाइनिंग को सीखने से बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आने वाले दौर में आपके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करने वाली।
पाकिस्तान में देखा, यहाँ टर्की फैशन जो है वो बहुत ऑन एंड ऑन है। अब जब हम थोड़ी सी जो है वो फैशन की बात कर रहे हैं कि डिजिटल प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो टर्किश डिज़ाइन है वो थोड़े से वाइट, चौड़े, बड़े और डार्क कलर्स में होते हैं। तो जब मैंने अब डिज़ाइनर्स को इस पर काम करते हुए देखा है, इट्स टोटली डिफरेंट। और वो सारा सेल्फ मेड जो है वो वर्क है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बट बहुत कम हो रहा है। अब देखिए, ये वो चीज़ है जिसको हम सामने लेकर आ सकते हैं। आप पाकिस्तान के ऐसे डिज़ाइंस निकालें, आप पाकिस्तान का जो नेचुरल कपड़ा है, जो आपका यहाँ का जो है वो सही सिल्क है, जो कुछ भी है, आप उस पर काम करें। जो हम टर्की से जो है वो डिज़ाइंस मंगवा रहे हैं या वहाँ से जो है वो हम इस चीज़ को लेकर आ रहे हैं, तो हम क्यों ना खुद से ये सब कुछ करना शुरू कर दें। जो मुल्क अपनी चीज़ बना के दुनिया में अपना नाम बनाते हैं, वही लोग तरक्की करते हैं। ऐसे तरक्की नहीं होती कि आप जो है वो बैठे रहें और टर्की की चीज़ खरीद लें, अमेरिका की चीज़ खरीद लें, ऑस्ट्रेलिया की। उनको तो मजबूर करें कि वो पाकिस्तान की चीज़ खरीदें। आज भी देख लें, हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें जो हैं वो कोई मुल्क नहीं बना सकता। पूरी दुनिया में आप ये देख लें कि वहाँ से जो ज्वेलरी हमारी जाती है, इवन क्लचेस, बैग्स, जो भी हैंडमेड बनी हुई चीज़ें हैं, इवन सिंध की बेडशीट्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। बाहर कपड़े, पाकिस्तान का कपड़ा बहुत मशहूर है। तो ये चीज़ें जो है ना, हमें इस पे काम करना चाहिए। अभी हम इसमें बहुत पीछे हैं, चंद एक लोग काम कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे। तो आप इस पे क्या कहेंगे कि इस पे किस तरह आगे आना चाहिए स्टूडेंट्स को? ये कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ के इसको आगे बेहतर जो है वो किया जा सकता है? देखिए, सबसे बेहतर तो ये है कि जो पाकिस्तान के मिनरल्स हैं उसको यूज़ किया जाए। पाकिस्तान के पास जो सारे ज़खायर मौजूद हैं उसका इस्तेमाल करके आप अपने बिज़नेस को शुरू करें। इससे तो बढ़ के कोई और बात ही नहीं है। ऐसा ही है। जैसे कि आपको डॉक्टर साहबा ने बताया कि हमारा यहाँ कपड़ा बड़ा फेमस है, हमारी लेदर प्रोडक्ट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बड़ी डिमांडिंग हैं। हमारी अगर देखा जाए तो हमारी तो जो जितनी काश्त है वो उसकी बड़ी डिमांड है। हमारा तो रेशम ही लोगों को बहुत पसंद है। तो हमारे अल्लाह ताला ने तो हमें हर चीज़ से माला माल किया है। आप बच्चे आगे आएँ, इसको देखें कि कौन सी फील्ड वो सूट करती है। बच्चे तो इसके अंदर बहुत सारी क्रिएशन लेके आ सकते हैं, इनोवेशन ला सकते हैं। आप तो नए आइडियाज़ पे सोच सकते हैं, नई चीज़ें बना सकते हैं। आपने देखा है कि आजकल भी जो डिजिटल मीडिया के ऊपर बहुत सारी नई कंपनीज बन रही हैं, वो बिल्कुल नया सोच रही हैं, नए इनोवेशंस लेके आ रही हैं। और जो बच्चा भी या जो लोग भी जो भी बिजनेस कर रहे हैं, नई इनोवेशंस के साथ आ रहे हैं, वो बड़ी शानदार कामयाबी हासिल कर रहे हैं। इसके लिए आपको अपने ब्रेन को अप्लाई करना है, अपने जहन को इस तरफ लेके आना है कि वो तो सारा लगा दिया आपने वो दूसरी एप्स के साथ, और अपनी एक्टिंग और अपने दूसरे स्किल्स सारे ज़ाया कर रहे हैं। ये जो ज़ाया चीज़ हो रही है, इसको इन्हीं ऐप्स पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और अच्छा कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पॉजिटिविटी की तरफ भी कुछ दिखाएं। जो डिज़ाइनर्स हैं, जो इसमें आईटी में काम कर रहे हैं, जो और शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, इवन इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, वो डिफरेंट क्या कर सकते हैं? आप लोग क्या डिफरेंट क्या चीज़ ला सकते हैं? आप फिटिंग्स में जो है वो कौन सी ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं? रेंचेस जो हमारे यूज़ होते हैं, उसमें क्या डिफरेंट आ सकता है? वो सदियों से एक ही तरह के जो है वो देखने को मिलते हैं। इस चीज़ में काम होने वाला है। ये चीज़ें हमें काम करनी चाहिए। हमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट ईजाद करने चाहिए जो दुनिया भर में मशहूर हो। क्या कहेंगे आप इस पे? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इनोवेशंस की तो हमेशा कमी रहती है, और इनोवेशंस करने वाले लोग, तालीम है जी, हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम उस लेवल पे इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। एक्चुअली दरअसल ना, ये इनोवेशन जो है ये अर्ज से होती है, ख्वाहिश से होती है, इमेजिनेशन से होती है। आपको इमेजिन करना पड़ता है कि मैंने ये काम ऐसे करना है, आपको नया सोचना पड़ता है। मैम, इसमें देखें, करवाना तो ये टीचर का काम है, या ये आइडिया देना उनके पेरेंट्स का काम है। इसमें एक हमारा ज़माना चल रहा था, यहाँ पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 74 साल बच्चों ने रट्टा लगाया है। अपने मैट्रिक को करना है आपने, तो आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। आपने एफएससी करनी है, आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी। चीटिंग के जो है वो तरीके कार सीखने पड़ेंगे जी। और अब आके हम इस रट्टा सिस्टम से निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले दौर में अगर हम अपने बच्चों को सेल्फ स्टडी पे ले जाएं, या हम अपने बच्चों को कॉन्सेप्चुअल स्टडी के ऊपर ले जाएं, और हमारे बच्चे अपने जहन से सोच के खुद जवाब देना शुरू कर दें, अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें, चीज़ों के ऊपर गौर करना शुरू कर दें, तो मैं समझता हूं कि हमारे बच्चे खुद ही आइडियाज़ प्रोड्यूस कर लेंगे। अब जो नया सिंगल नेशनल करिकुलम भी आया है, उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है जो बयान की जाती है कि ये कॉन्सेप्शनल सिस्टम होगा। अगर ये कॉन्सेप्शनल सिस्टम होगा तो यकीनन ये हमारे बच्चों को बहुत सपोर्ट करेगा, और हमारे हर बच्चे का जहन एक ज़रखेज़ जहन बन के निकलेगा। और जब एक चीज़ एक जहन ज़रखेज़ होता है तो उसमें रोज़ाना की बुनियाद पे फूल निकलते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे आइडियाज़ फूटते हैं, तो फिर रोज़ाना नए आइडियाज़ आएंगे, रोज़ाना नई इनोवेशन जहन में आएगी। और इंशाल्लाह यही पाकिस्तान के बच्चे
यही जो जरखेज़ बच्चे हैं ये एक दिन बड़े बड़े कारनामे भी अंजाम देंगे और बड़े बड़े अच्छे काम भी करेंगे। अब तो स्कूल्स पे भी पाबंदी हटा ली गई है ना, कि अब जो 50% कह रहे थे कि बच्चे आया करें, अब तो वो पूरा प्रॉपर कर दिया है कि अब आप रेगुलर जो है वो स्कूल जाएंगे बच्चे। और आगे आने वाले टाइम में जो है वो इंशाल्लाह ताला कोशिश तो यही है कि अल्लाह ताला सबको जो है वो इस वायरस से बचा के रखे, क्योंकि जाहिर है एक ऐसा मूजी वायरस जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, ना सिर्फ पाकिस्तान जो है बल्कि पाकिस्तान का तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह का बड़ा करम रहा और यहाँ पर जो है वो जानी नुकसान उतना नहीं हुआ जितना दुनिया भर में हुआ। इवन अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में बहुत बहुत नुकसान हुआ, बरतानिया में। तो ये चीज़ें जो हैं वो अब अंडर कंट्रोल हैं, लेकिन फिर भी हमें कोशिश क्या करनी है कि हमें पाकिस्तान की आवाम को जो है वो स्टैंड करना है, उनको खड़ा करना है कि भाई आप लोगों ने कुछ करना है। यहाँ पर हम जो है वो सिर्फ दूसरी चीज़ों के लिए, नेगेटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाते हैं अपनी, लेकिन अगर पॉजिटिविटी की बात आ जाए या कोई ऐसा प्रोग्राम आ जाए जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो वहाँ हम फुल स्टॉप लगा लेते हैं, वहाँ फौरी तौर पे हमारा जो चैनल चेंज हो जाता है। तो ये क्या है, ये क्या कैसे समझाया जाएगा कि अब वो वक्त नहीं रहा ज़ाया करने वाला, अब तो काम करने का वक्त शुरू हो गया है। जी डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखें जब पेंडेमिक आया तो कुदरत की पाकिस्तान पे करम नवाजी रही कि पाकिस्तान सबसे कम इफेक्ट हुआ। जी बिल्कुल, और ये आपकी बात बिल्कुल बजा है और ये अल्लाह का ख़ास करम हुआ हमारे पे कि हम इससे सबसे कम इफेक्ट हुए। और इस सारे सिनेरियो में अगर आप गौर करें तो अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया कि जो हम पिछले सालों में बहुत पीछे रह गए थे, थोड़ा सा अपने आप को एक्सेलरेट करें और दूसरों के बराबर आ जाएं या उनसे आगे जा सकते थे। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी पॉलिसीज़ आ गई कि बच्चों को 2 साल के लिए घरों पे बंद कर दिया गया। वो अगर मैं समझता हूँ कि ना किया जाता बच्चों को घरों में बंद तो और किसी रख सकते थे हम। जी किसी तरह से तालीम जारी रहती तो आज हमारे बच्चे दूसरे मुल्कों के बच्चों के बराबर आ जाते या उनसे बेहतर हो जाते या अच्छी तरह से उनके लेवल पे पहुंचने की भरपूर कोशिश करते। तो ये जो 2 साल थे मैं समझता हूँ कि शायद अल्लाह ताला ने हमें तो, हम जैसे लोगों पे तो ये करम किया कि आपको मैं मौका दे रहा हूँ, आप पे मैं ये बीमारी नहीं ला रहा, आप एक्सेलरेट करो, आप आगे बढ़ो और कमाल कर जाओ। लेकिन हम इस मैसेज को समझ नहीं सके। आप ये देखिए कि पीछे 2-3 महीने से स्कूल खुले हैं और कोविड के केसेस स्कूलों में ना होने के बराबर हैं या कोई आपको सुनने में नहीं आया। जिस तरह से हमारे बुजुर्गा ने हमें डरा दिया कि बच्चों को ये जान को ख़तरा है, बच्चों को ये हो सकता है, वो हो सकता है। WHO कह रहा है कि बच्चों को ये इफेक्ट नहीं करता, यूनेस्को कह रहा है कि इफेक्ट नहीं करता, लेकिन हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं कि इफेक्ट करता है। हुए ना बच्चों को जो है, बच्चे से इफेक्ट भी हुए, हमने ये देखा, तो तभी जाकर जो है वो हुकूमत ने ये इनिशिएटिव लिया। मैं कहती हूँ कि बेहतर बात थी कि अब और कोई हल नहीं था, इस पर तो हम नहीं बहस कर सकते, ये कोई और हल नहीं था। बच्चों को सेव करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन बच्चों की तालीम जो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू हुई, अच्छा बच्चों को वो भी नहीं समझ आई। अब ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो टॉपिक है, लेकिन हम इस पर फिर किसी टाइम जो है वो बात करेंगे। अब भी जो हम फ़नी तालीम पे बात कर रहे हैं, इसमें जो आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, पाकिस्तान को इससे फ़ायदा हो रहा है, उस हवाले से ज़रा हम बात कर लेते हैं। जी डॉक्टर साहब ये देखें, फ़नी तालीम अगर आप मैट्रिक से शुरू करें ना, तो मैट्रिक में जब बच्चे का जहन इस 15 साल की, मैट्रिक तो इस सनद में हो गया, तो आगे जाके भी ये तालीम जारी रहेगी, इसमें सब्जेक्ट जारी रहेंगे या बस मैट्रिक तक है ये? नहीं डॉक्टर साहब, इसमें मैं आपसे अर्ज करूं कि बच्चे को 14 साल की उम्र से ये शुरू करवाया जाएगा। अच्छा ठीक है, यानी वो 9th और 10th इसमें फ़नी तालीम में करेगा, ये स्टार्ट होगा। जी स्टार्ट होगा। बल्कि सजेस्टेड ये है कि इनको ये गुजारिश की गई है गवर्नमेंट को कि आपको इसको मिडल से कर दीजिए, ताकि बच्चा 8th में भी यही पढ़े। बिल्कुल ठीक है, 8th में, फिर 9th में, फिर 10th में, और इसी तरह फिर इंटरमीडिएट भी इनका टेक्नोलॉजी में इनको पढ़ाया जाए। और उसके बाद दुनिया भर ये कोर्सेज ऑफर करता है जिसे BTech कहा जाता है, बैचलर्स इन टेक्निकल एजुकेशन। वो दुनिया भर के बेशुमार बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ वो ऑफ़र करती हैं। बच्चे चाहें तो वहाँ से फर्दर अपने आप को एजुकेट करके पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज दे सकते हैं और पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को अपने अंदर समा सकते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा एक कैनवस है, बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, जिस पे जब बच्चे चल पड़ेंगे और बच्चों को ये पता लग जाएगा, उनके वालिदैन को ये पता लग जाएगा कि ये इनके रोज़गार के लिए बहुत अच्छा है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत तेज़ी से ट्रेंड इसका आएगा। देखिए हमारे मुल्क में तो इसकी अभी इतनी कदर नहीं है, लेकिन अगर आप कनाडा, अमेरिका, यूरोप के कोई बहुत सारे ममालिक देखें तो वहाँ पे इसका एक ख़ास नाम है, ट्रेड वर्कर्स कहलाते हैं ये सब जी। और इनको बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट रजिस्टर्ड करती है। और अगर आपको किसी भी घर वाले को, किसी को भी वहाँ पे शख्स को कोई भी फैसिलिटी रिक्वायर्ड है तो उसके पास एक लिस्ट होती है जिसमें उसके एरिया का जो डेजिग्नेटेड
ट्रेड वर्कर होता है वो उसको फैसिलिटेट कर सकता है। और वो बिल्कुल जैसे डॉक्टर काम करते हैं, वकील काम करते हैं, बिल्कुल वो वैसे ही वहाँ पे उसके कैलिबर के एन मुताबिक काम कर रहा होता है और बड़ी अच्छी फी चार्ज कर रहा होता है। बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है इलेक्ट्रिशियन की, प्लम्बर की, इवन जी बड़ी वैल्यू है, बड़ी अच्छी इनकम है उनकी डॉक्टर्स के और लॉयर्स के इक्विवेलेंट उनकी इनकम है। और जो मेरे सुनने में आया हुआ तकरीबन 2 से 2.5 लाख डॉलर वो साल का अर्न करते हैं। तो अगर हमारे बच्चों को भी ऐसी फैसिलिटी मिलना शुरू हो जाए, कुछ अगर आप बाहर भी जा सकते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, वहाँ जाके ये सर्विसेज देना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। आप अपनी कंट्री में एक अच्छे प्रोजेक्ट शुरू करें, अच्छी कंपनीज बनाएं और ये वाली सर्विसेज लोगों को डोर टू डोर दें, तो ये भी बहुत एक नया बिजनेस होगा और इसकी बड़ी ज़रूरत भी है। और हर बंदा ये चाहता है कि मुझे स्किल्ड बंदा मिले ताकि मेरा काम बड़ा रिफाइन हो, नफासत से काम करे और क्वालिटी वर्किंग चाहता है हर बंदा। तो ये तो आने वाले दौर में अगर इसका स्कोप देखा जाए तो वो तो अनबिलीवेबल है। मैं तो समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा जॉब्स इसकी होंगी या इसकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट या डिमांड होगी कि वो शायद अभी फौरी तौर पे इसका रश हो जाएगा और टाइम लेके इन ट्रेड वर्कर से सर्विसेज लेनी पड़ेंगी। ऐसा ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन्वॉल्व होना चाहिए, आना चाहिए, इस तालीम से जो है फ़ायदा उठाएं, ये सब्जेक्ट्स रखें, आप डिज़ाइनर बने, आप अपने मुल्क के लिए कुछ करें, कोई काम करें। आप जो है वो अगर एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं उसमें जाइए, आप किसी भी शोबे में जाना चाहते हैं ज़रूर जाएं और अपनी खिदमत सर अंजाम दें। ये बड़े ही अच्छा ये वो शोबे हैं जिसमें आपका एक्टिविटी भी है, आपकी खुशी भी है और इससे आपके मुल्क को फ़ायदा भी है और आपकी अपनी ज़ात को भी बड़ा फ़ायदा है इससे, और आपकी एक आइडेंटिफिकेशन भी बन जाती है कि बीइंग पाकिस्तानी आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी अच्छा काम कर रहे हैं लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, आपको पता है कि फिर किस तरीके से उनके ब्रांड्स को जो है वो इम्पॉर्टेंट समझा जाता है। तो ये चीज़ें अब आगे चल रही हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले टाइम में जो है वो ये चीज़ें काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, इसमें जो मिसकंसेप्शंस आ रही हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि जिसमें स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा कि हमने ये सब्जेक्ट्स रखने क्या है, या इनमें से हमने ये जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स के बना दिए गए हैं कि अगर ये 3 सब्जेक्ट नहीं तो ये रख लें, या इसमें बस यही सब्जेक्ट्स हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत लंबी लाइन है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, डिपेंड ऑन यू कि आप जो मर्जी रख सकते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन रखे, अगर एक कॉम्बिनेशन नहीं पसंद आता और 2 पसंद आ जाते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान के लोगों के साथ होता है, अक्सर स्टूडेंट के साथ होता है, तो उसका क्या करेंगे? फिर वो चेंज कर सकते हैं, उसकी जगह कोई और रख सकते हैं जी। उसकी जगह पे आप जो कॉम्बिनेशन जो मेन स्ट्रीम्स हैं वो 5 हैं, उन 5 स्ट्रीम में से आप कोई भी जो भी आप सब्जेक्ट रखना चाहें रख सकते हैं। इसमें वैसे तमाम स्कूल्स को ये डाटा मिल जाएगा, आपको फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट से भी मिल जाएगा, आपको नेफटेक की वेबसाइट से भी ये सारा डाटा अवेलेबल है। सर्विंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन जो कि जिसको मैं प्रेसिडेंट कर रहा हूँ, उसको मैं प्रिजाइड कर रहा हूँ, उसकी वेबसाइट पे भी ये सारा डाटा अवेलेबल है। आप यहाँ से ये डाटा ले सकते हैं और इसमें कोई इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। हर लाइन की एक सिस्टमेटिकल एक पैरेलल लाइंस बनी हुई हैं, उसको फॉलो करना है आपने, और वो तकरीबन एक तरह की हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा आसानी से बच्चों को वो लाइंस वगैरह वो एडजस्ट कर लेंगे या समझ लेंगे उसको। ठीक है, आपके जो सर्विंग स्कूल्स है ये क्या इन प्रोसेस काम कर रहा है? स्कूल्स के लिए आपकी क्या सर्विसेज हैं? मैडम, सर्विंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन जो है ये पाकिस्तान की लार्जेस्ट एसोसिएशन है जो तकरीबन 40,000 स्कूल्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। और 40,000 स्कूल्स जो हैं वो अपने मसाइल गवर्नमेंट के सामने पेश करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, ये नई पॉलिसी हम चाहते हैं कि आप बना दें, ये नई स्ट्रीमलाइन आ गई है, हम चाहते हैं अपग्रेड कर दें। गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, या हम उनको सजेशंस दे देते हैं कि इस तरह की दी जाती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल मानी भी जाती हैं मैम। ये जो मैंने मैट्रिक टेक का कहा आपको, इसमें हमने बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की उनको, हमने करिकुलम में भी उनकी हेल्प की कि करिकुलम को डिज़ाइन कैसे किया जाए और उसको मॉडर्न एरा के मुताबिक कैसे किया जाए, ये भी हमने उनको सजेस्ट किया। और मैं यानी कि इस बात का यहाँ एतराफ़ करूँगा कि नेफटेक ने बहुत कोऑपरेट किया। फिर जो हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन है, उसके चेयरमैन कैसर आलम साहब ने खसूसी इंटरेस्ट लेके और बच्चों की बहुत बड़ी फेवर की, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि मैंने ये देखा कि एक वक्त आया कि जब गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारे हैं वो ये नहीं चाहते कि ये प्राइवेट स्कूल्स में हो, वो चाहते थे कि ये गवर्नमेंट स्किल सेंटर में हो रहा है, ये वहीं होता रहे। जब प्राइवेट सेक्टर के पास ये काम जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर इसको बड़े जदीद तरीके से करेगा और बेहतर अंदाज में करेगा, तो इस तरह फिर उनको भी काम करना पड़ेगा। तो बड़ी देर बहस और मुबाहिसे के बाद फिर ये तय पाया कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर को हम साथ
लूप में लेंगे और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर ये काम करेंगे। तो इसमें कैसर आलम साहब ने अपनी जो फेवर की प्राइवेट सेक्टर को और प्राइवेट सेक्टर को जो जिम्मेदारी दी, इंशाल्लाह हम उस जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से निभाएंगे और बहुत बड़ी तादाद में अगले साल आप देखेंगे कि बच्चे इस फील्ड के अंदर रजिस्टर्ड होंगे और बहुत सारे स्कूल रजिस्टर्ड होंगे। अभी तो आप लोगों को ये 1 साल तो लगेगा ना ये समझाने में, एक साल तो पूरा करने के लिए, इस बात को समझने में भी लग सकता है कि ये चीज़ क्या है, बच्चों को फ़ायदा क्या होगा। आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से आज लाखों लोगों को इसका मैसेज जाएगा। जी, बहुत से लोगों को मैसेज जाएगा, आज वो सोचेंगे इसके ऊपर। और पहले बात हम सुनते हैं, फिर सोचते हैं, फिर उस पर गौर करते हैं, फिर मशावरत करते हैं और उसके बाद किसी फैसले पे पहुंचते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। क्या होगी, मैट्रिक में जो इतने सख्त किस्म के सब्जेक्ट रख के पास होते थे पहले बच्चे, अब मैट्रिक में आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई कि आप फनी सब्जेक्ट्स रख के भी जो है पास हो सकते हैं, जिनको समझना भी बहुत आसान है, जिनको इतना टेक्निकल कोई लैंग्वेजेस भी नहीं है उसमें, और अगर थोड़ी बहुत होंगी भी तो उसको समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। और उसमें मेरा ख्याल है बुक्स के जो पेजेस हैं वो भी कम हो जाएंगे। ये मेरा आइडिया है, मुझे नहीं पता भी। नहीं, यू आर वेरी राइट, माशाल्लाह आप डॉक्टर भी हैं और आप इन चीज़ों को समझती हैं। देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चा एवरेज बच्चा है या जो बच्चा 60% स्कोर लेता है, उसको चाहिए कि वो मेडिकल की फील्ड में मत जाए। वो डॉक्टर नहीं बन सकता, वो इंजीनियर भी नहीं बन सकता, और उस तरफ इतना अपने आप को जोर लगाना उस फील्ड में, उससे बहुत बेहतर है कि वो इसमें टेक्निकल फील्ड में आए और यहाँ 90% नंबर ले। ये आसान भी है और ये टेक्निकल काम भी है। फिर ये काम ऐसा है कि जो बहुत सारा काम आपने प्रैक्टिकल करना है, और प्रैक्टिकल अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है कि हम प्रैक्टिकल काम को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जब हमारे सामने वो परफॉर्म हो रहा होता है तो हमें दोबारा नहीं करना पड़ता। जो है वो प्रैक्टिकल और 30% वाइवा है। जी, तकरीबन ऐसे ही है। 60% और 70% की रेंज में इसका प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा और 30 to 40% ये तकरीबन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या सब्जेक्टिव फॉर्म में ये बच्चों को करवाया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। यानी कि ये वो हो गया जिसमें आपके पास आसानी है। हम जब साइकोलॉजी पढ़ते थे तो हमारे साथ भी यही था, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था तो हमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जो है वो नंबर ज़्यादा मिला करते थे। हमेशा प्रैक्टिकल करके ही इंसान को पता चलता है कि वो कितना अच्छा काम कर सकता है, और सारी प्रैक्टिकल फील्ड्स में ही लोग कामयाब हैं। वो कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें आप पढ़ के डिग्रियां लेते रहें। जब सब्जेक्ट 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है ना, जिसमें आपने सब्जेक्टिव भी, ऑब्जेक्टिव भी और ये सारी चीज़ें जो है वो साथ लेके चलते हैं, तो आपके लिए आसानी हो जाती है, दिमाग को समझने में आसानी हो जाती है कि असल में हम कर क्या रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी इन प्रोसेस पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने लेवल पे इस चीज़ को समझ गए और कितने लेवल पे अभी समझना जो है वो बाकी, और आप लोगों का इसमें तशहीर और आगे इसको फैलाने में जो एक कहते हैं कि पब्लिसिटी, उसके लिए आपने क्या क्या चूज़ किया है? देखिए, जो पिछले 2 साल पेंडेमिक के गुजरे वो काफ़ी हमारी बैड लक ये हो गई कि हमने बच्चों को पढ़ने नहीं दिया या बच्चों ने पढ़ा नहीं। क्योंकि एक तो ऑनलाइन सिस्टम, जैसे आपने पहले जिक्र किया कि हमारे बच्चे उसको नहीं समझ सके, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सके, टीचर के लिए भी नया था और हमारे पास उसका कोई मैकेनिज्म भी मौजूद नहीं था। इवन के बच्चों के पास डिवाइसेस और लैपटॉप और ये टैब्स भी मौजूद नहीं थे। तो कुछ टाइम हमने अपना ज़ाया कर दिया। अब बच्चों को दोबारा उस तरफ लेके आना या उस फॉर्म में लेके आना, और उसमें कुछ टाइम लगेगा। और मैं समझता हूँ कि अब बच्चों को भी, उनके पेरेंट्स को भी और टीचर को भी मिल के एक कॉम्बिनेशन बना के काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिव बनाना पड़ेगा अपना, और अपनी परसेप्शन चेंज करनी पड़ेगी कि हमें ये करना है। देखिए, बच्चों को मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये भी कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स को भी, कि आपको ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। अल्लाह ताला की ज़ात सबकी मददगार है, वो सबका साथ देती है, किस्मत भी सबका साथ देती है, लेकिन इसमें जो एक कलीदी किरदार अदा करती है वो आपकी अपनी मेहनत होती है। अब मेहनत अगर आप नहीं करेंगे और आप चाहेंगे कि आप किसी अच्छे ओहदे पे पहुंच जाएं, किसी अच्छी जगह पे पहुंच जाएं, अच्छी इनकम पे पहुंच जाएं, तो ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, ये ना होने के बराबर होती हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत अगर आपने 5 साल के बाद करनी है तो वाई नॉट कि आप आज ही मेहनत करना शुरू करें, वाई नॉट आज ही काम करना शुरू करें। और अगर आप आज से मेहनत करना शुरू करते हैं और फ़र्ज़ करें कि आप टेक्निकल फील्ड में भी करना शुरू करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि टेक्निकल फील्ड में जो बच्चा अभी 2 साल मेहनत कर लेगा, तीसरे साल में वो कमाना शुरू कर देगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत आसान है ये काम, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है और बहुत ही ज़बरदस्त काम है। मैं समझता हूँ कि जिस बच्चे के 60% से कम मार्क्स आते हैं
उसको बगैर सोचे समझे टेक्निकल फील्ड में आ जाना चाहिए। और इतना बड़ा स्कोप है बेटा आपके लिए आगे जिंदगी में कि आप मिलियंस में पैसे कमाएंगे, आप अच्छी गाड़ी रखेंगे, अच्छा घर रखेंगे, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड रखेंगे। तो एक लाइफ के लिए क्या ज़रूरत होती है, एक बंदे को ज़िंदगी में रहने के लिए क्या ख्वाहिशात होती हैं, उसमें यही होता है कि आपका प्रोफेशन अच्छा हो, आपकी इनकम अच्छी हो, आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी हों। तो ये वो लाइन आपको तमाम चीज़ें दे रही है जो आप चाहते हैं कि आपके पास होनी चाहिए। लोग बहुत ज़्यादा पढ़ भी लेते हैं तो बाज़ का इन चीज़ों को हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे उसकी कदर नहीं है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी और बिजनेसेस नहीं हैं। तो अब आपको अगर एक ऐसा काम मिल रहा है जो जिसमें कुल के कुल मालिक आप हैं, यानी कहने का मकसद है कि आप एंटरप्रेन्योर हैं और आपने अपना बिजनेस खुद शुरू करना है। जी, पहले स्किल हासिल करनी है, आपने उस पर मास्टरिंग करनी है, आपने एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, आपने अपना बिजनेस शुरू करना है, आपने सर्विसेज ऑफर कर देनी है। जब आपने सर्विसेज ऑफर करनी है, मेरी तरह का और बहुत सारे कस्टमर आपके आ जाने हैं जिन्होंने आपसे डायरेक्टली डील करना शुरू कर देना है, आपकी इनकम का सिलसिला शुरू हो जाना है। तो ये तो इतना एक आसान फॉर्मेट, इतना आसान फार्मूला है कि जिसकी डिमांड अगर देखी जाए बैकएंड पे कितनी है, वो मिलियंस में हमें बच्चे चाहिए ऐसे जिनकी इस मुल्क को बहुत ज़रूरत है। और एक और बड़ी अहम बात मैं आपको बताऊं, एक जो इसमें एक सब्जेक्ट है वो CPEC के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। हाँ, आपने बताया यहाँ पे लाखों लोगों को CPEC में अटैच कर दिया जाएगा इन बच्चों को। तो ये तो आपके लिए तो अल्लाह ताला ने दरवाजे खोल दिए हैं पूरी दुनिया के लिए कि आप उठें और ये काम करें और पूरी दुनिया पे जाके छा जाएं। और आपके पास तो एक इतना बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट CPEC आ रहा है और उसके अंदर आपको अपना मुकाम करने का मौका मिल सकता है, अपना बिजनेस करने का मौका मिल सकता है। यहाँ से इसको हासिल करें, तालीम हासिल करें, मैट्रिक टेक करें, फिर इंटर टेक करें, फिर अगर आप BTech करना चाहते हैं वो करें, अपना बिजनेस साथ साथ शुरू करना चाहते हैं वो शुरू करें, और आप CPEC में सर्विसेज दें, आप CPEC में एनर्जी सेक्टर में सर्विसेज दें, आप CPEC में मशीनरी लर्निंग में सर्विसेज दें। तो ये तो एक बहुत बड़ा स्कोप आपका इंतजार कर रहा है, किस्मत आपका इंतजार कर रही है, आपको फैसला करना है और आपको फैसला करके अपने काम की तरफ रवाना होना है। क्या होता था कि लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे लेकिन इलेक्ट्रिशियन होते थे, प्लम्बर्स होते थे, या कोई और छोटा मोटा काम जो है वो सीख लेते थे क्योंकि उनके पास तालीम नहीं थी तो वो हुनर सीख लेते थे। अच्छा, अब वो पैसा कमाने के लेवल तक तो आ जाते थे लेकिन क्योंकि तालीमी याफ्ता नहीं थे इसलिए लेटेस्ट और टेक्नोलॉजी को समझने से कासिर हैं। अगर कोई लेटेस्ट चीज़ आ जाए, अब मैंने अपने घर में जो है वो छोटी सी बात है कि आपने जो है वो कोई चीज़, कोई बल्ब, कोई डिफरेंट किस्म का, कोई लेटेस्ट किस्म का जो है वो LED बल्ब जो है वो आपने लगवाना है और वो एक इलेक्ट्रिशियन को समझ नहीं आ रहा, वो पता नहीं कहाँ से इलेक्ट्रिशियन आ गया था, उसने उस बल्ब के साथ जो किया वो, उसके बाद मुझे वो देखने के लिए मैं हैरान हो गई कि इतना एक्सपेंसिव बल्ब उसने 2 सेकंड में ख़राब कर दिया कि उसको अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था कि उसने कौन सी तार जोड़ के कहाँ किस तरह से उसको जो है वो करना है, जबकि वो बहुत आसान था। लेकिन जिनसे मैंने लिया उन्होंने मुझे यही कहा कि इसको स्पेशल जो है ना ट्रेंड इलेक्ट्रिशियन लगा सकता है, इसको आम इलेक्ट्रिशियन नहीं लगा सकता। लेकिन मैंने कहा शायद ये अपने पैसे बनाने के लिए इस तरह की कोई बात कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। अब ये देखिए, ये हमारा माइंडसेट है, मुझ जैसे बंदे का भी ये माइंडसेट है, तो और लोगों का माइंडसेट क्या होगा। इसीलिए ये तालीम याफ्ता भी होंगे आप और आपके पास हुनर भी आ जाएगा, मैट्रिक की सनद जो है वो आपको आपके हुनर में मिल जाएगी, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो इसकी तरफ आप लोग आएँ, इसकी तरफ आप अपना पूरा कंसंट्रेशन करें। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे बच्चों को, हमारी नई नस्ल को, अवाम को? क्या आपके अंदर जो एक बात जो आप करना चाहें, कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो आप शेयर करना चाहें? देखिए, मैं तो यहाँ पे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि एक हुनरमंद जो माशरा है वो एक पाकिस्तान के लिए बड़ा मुफीद माशरा साबित हो सकता है। जो हुनरमंद इंसान होता है कुदरती तौर पे वो डिसिप्लिन इंसान हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो बहुत सारी चीज़ों की पाबंदी करना शुरू कर देता है, वो तमाम चुके चीज़ों को समझता है, उसके टेक्निकल इफेक्ट समझता है, तो उसकी खूबियाँ और खामियाँ दोनों को समझना शुरू कर देता है। इसी तरह वो माशरे में अपने आप को एक्ट भी करना शुरू कर देता है। तो हुनरमंद इंसान बन के आप पाकिस्तान के लिए फ़ायदे का बायस बने, और हुनरमंद बनने के लिए एक बड़ा अच्छा स्ट्रीमलाइन है कि आने वाले बच्चों को हम टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके जाएं और टेक्निकल एजुकेशन को सदियों से हमारे पास मौजूद है, लेकिन देखिए कि हमने उससे उस तरीके से फ़ायदा नहीं उठाया। लेकिन अब अपॉर्चुनिटी क्या मिल गई है कि मैट्रिक की सनद के साथ टेक्निकल एजुकेशन जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आप जो है वो पढ़ें भी, साथ साथ हुनरमंद भी हो जाएं।
तो ये बच्चों के लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बहुत शुक्रिया रज़ाउर रहमान साहब, आप तशरीफ़ लाए और आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है हमारे बच्चों को, आने वाली नई नस्ल को जो समझाने की कोशिश की है कि आपके लिए हुनर कितना ज़रूरी है। और मैं समझती हूँ आज का प्रोग्राम इंफॉर्मेशन से भरपूर हमने किया आपके लिए, और ये इन्फॉर्मेशन का आगाज़ है अभी आने वाले टाइम में, और आगे आने वाले टाइम में मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसके हवाले से आप तक पहुँचती रहेगी। लेकिन कहते हैं ना कि बारिश का एक कतरा बन जाए और फिर उसके बाद जो है वो खुद ब खुद ये चीज़ जो है वो फैलती चली जाएगी। तो जो बच्चे सिंपल स्टडीज़ कर रहे हैं वो अब टेक्निकल एजुकेशन की तरफ भी आएँ। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।